नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज नीट के पेपर लीक को लेकर दो बड़ी खबरें मेरे पास हैं। पहली, 3 मई को पेपर लीक करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसने पेपर सेट किया उसी ने पेपर लीक कर दिया। एनटीए के एग्जाम प्रोसेस में शामिल केमिस्ट्री के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने पेपर लीक किया। पीवी कुलकर्णी ने जिस अंदाज में पेपर लीक किया वो भी हैरान करने वाला है। न पेपर की हार्ड कॉपी बाहर भेजी, न सॉफ्ट कॉपी निकाली, सीधे कोचिंग सेंटर में जाकर स्टूडेंट्स के सामने पेपर में आने वाले क्वेश्चंस डिक्टेट कर दिए और इसके बाद यह लीक हुआ पेपर पूरे देश में फैल गया। यह कहां कहां पहुंचा, किसने खरीदा, ये सारी डिटेल आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। नीट से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि नीट के री एग्जाम की नई डेट का ऐलान हो गया है। अब 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा होगी। इस बार एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट ही भरनी होगी, लेकिन इसके लिए छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। नीट के एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स अपना एग्जाम सेंटर बदलना चाहते हैं तो जिस शहर में एग्जाम देना चाहते हैं उसे चुनने की छूट भी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि सरकार ने नीट के एग्जाम के पैटर्न को बदलने का फैसला किया है। अगले साल से जेईई की तरह नीट का पेपर भी ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। सरकार सिस्टम की खामियों को भी दूर करेगी। एनटीए में सुधार की भी जरूरत है, वो भी किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स के मन में एक सबसे बड़ा सवाल है, इस बात की क्या गारंटी है कि जून में होने वाला पेपर लीक नहीं होगा? ऑनलाइन एग्जाम होने से पेपर लीक बंद कैसे हो जाएगा? आज ये भी सवाल उठा, क्या पिछले साल भी नीट का पेपर लीक हुआ था? क्योंकि इस बार जयपुर में पेपर लीक में जो शख्स पकड़ा गया, पिछले साल उसके परिवार के 5 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था और सबको सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। क्या यह संयोग था या सोची समझी साजिश का प्रयोग? यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि पेपर लीक के आरोप में पकड़े गए पीवी कुलकर्णी के बारे में क्या क्या जानकारी हासिल हुई। सीबीआई आज सिर्फ 48 घंटे में नीट पेपर को लीक कराने वाले के घर पहुंच गई। पीवी कुलकर्णी पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला। उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में कुलकर्णी के बारे में जो बातें पता चली वो चौंकाने वाली हैं। पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। केमिस्ट्री का रिटायर्ड लेक्चरर है। वो एनटीए की तरफ से नीट एग्जाम के प्रोसेस का हिस्सा था। उसने नीट के एग्जाम से करीब 1 महीना पहले अप्रैल में ही नीट का क्वेश्चन पेपर हासिल किया। फिर पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे के जरिए इस पेपर को मार्केट में पहुंचाया। हैरान करने वाली बात यह कि पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर खुद ही पुणे में स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू की। क्लासेस में नीट के एग्जाम में आने वाले सवालों का छात्रों को रिवीजन करवाया। सभी सवालों के जवाब के ऑप्शन नोट कराए और फिर स्टूडेंट्स को पेपर में आने वाले सवालों के सही जवाब भी लिखवाए। स्टूडेंट्स ने सारे क्वेश्चन, उनके ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन को हाथ से नोट किया। फिर स्टूडेंट्स के नोट्स में दूसरे सवालों को ऐड करके गेस्ट पेपर का नाम दिया गया और उसे पूरे देश में बेचा गया। इसीलिए 3 मई को नीट के एग्जाम में जो पेपर आया था वो कुलकर्णी के लिखाए गए गेस्ट पेपर से पूरी तरह मैच कर रहा था। जांच में पता लगा कि पुणे की रहने वाली मनीषा वाघमारे ने पीवी कुलकर्णी से मिले पेपर को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले धनंजय लोखंडे को दिया। धनंजय ने फिर नीट का यह पेपर नासिक के शुभम खैरनार को पढ़ाया। शुभम खैरनार ने इस पेपर को देश के अलग अलग हिस्सों में बेचा। शुभम खैरनार से पेपर लेने वालों में गुरुग्राम का रहने वाला एमबीबीएस का स्टूडेंट यश यादव भी शामिल था। यश यादव ने यह पेपर जयपुर के मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल को 10 लाख रुपए में बेचा। फिर बिवाल परिवार ने इसको आगे दूसरे लोगों को बेचकर कमाई की। जांच के दौरान लातूर के एक शख्स ने सीबीआई से कांटेक्ट किया। उसने सबसे पहले पीवी कुलकर्णी का नाम लिया और सीबीआई को
42 क्वेश्चंस की एक लिस्ट भी दी जो पीवी कुलकर्णी ने क्लास में नोट करवाए थे। इसके बाद सीबीआई ने पहले से गिरफ्तार मनीषा वाघमारे से पूछताछ की तो सारी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ गई। अब बात पेट्रोल डीजल की कीमतों की। कल देर रात पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगे हो गए, जबकि सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 94 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया। दिल्ली में डीजल की कीमत भी 87 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे हो गई। इसी तरह सीएनजी 77 रुपए के बजाय 79 रुपए के रेट पर मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही विरोधी दलों ने सरकार पर हमला किया, लेकिन सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, ऑयल कंपनीज को जो नुकसान हो रहा है उसे देखते हुए कंपनियों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से रोकना मुश्किल था। सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं और इस वजह से तेल कंपनियों को रोजाना 1000 से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। भारत के लिए क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बहुत महंगा पड़ रहा है। कच्चे तेल की लागत में 50% से ज्यादा की तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $160 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। भारत के इंपोर्ट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की होती है। इसलिए पिछले साल भारत ने जो 135 अरब डॉलर का तेल मंगाया था, वो अमेरिकी डॉलर की कीमत 95 रुपए से 95 रुपए 80 पैसे हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया। इससे भी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट महंगा पड़ने लगा। हालांकि सरकार क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई को दुरुस्त करने की कोशिश में जुटी है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे हैं। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच भारत ने यूएई के साथ कई बड़ी एनर्जी डील्स की हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी कुछ घंटों के लिए यूएई में रुके थे। उन्होंने एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन से मुलाकात की। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए। इस समझौते के तहत भारत और यूएई डिफेंस सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और इनोवेशन के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने में भी मदद देगा। अब मध्य प्रदेश की भोजशाला की बात करते हैं, जहां बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। आज इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर और प्राचीन संस्कृत शाला करार दे दिया। भोजशाला मंदिर में हिंदू को पूजा का अधिकार दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत मुस्लिम पक्ष को सरकार से मस्जिद के लिए जगह मांगने का हक है। सरकार मुस्लिम पक्ष की मांग पर विचार करेगी, लेकिन अब से भोजशाला में नमाज नहीं होगी। इंदौर हाई कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट और प्राचीन साहित्य के आधार पर बिना किसी आशंका के यह स्पष्ट है कि भोजशाला राजा भोज के जमाने का वाग्देवी मंदिर और संस्कृत पाठशाला है। इस परिसर में हिंदू परंपरा के मुताबिक कभी पूजा बंद हुई हो, इसके भी प्रमाण नहीं है, इसलिए यहां पूजा जारी रहनी चाहिए। अदालत ने कहा यह परिसर एएसआई के अधीन रहेगा। इसके संचालन के लिए एएसआई सरकार के साथ विचार करके एक सिस्टम तैयार करेगी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि भोजशाला की प्राचीन वाग्देवी की जो मूर्ति लंदन के म्यूजियम में लगी है, उसे भी वापस लाकर यहां स्थापित किया जाए। क्योंकि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि भोजशाला परिसर कमाल मौला की मस्जिद है, यहां 800 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। एएसआई की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इन सारे दावों को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष नमाज के लिए इस परिसर से अलग जमीन की मांग सरकार से कर सकता है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट के बाहर हिंदू पक्ष ने जबरदस्त सेलिब्रेशन किया, जीत का जश्न मनाया, मां सरस्वती का जयघोष किया, रंग गुलाल उड़ाया और मिठाइयां दी। अब बंगाल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज काम में लापरवाही करने वाले और दागदार अफसरों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन शुरू किया। चीफ मिनिस्टर ने आज 3 आईपीएस अफसरों को सस्पेंड कर दिया।
कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डिप्टी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखर्जी पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस की जांच में लापरवाही का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी ने इन तीनों अफसरों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए। शुभेंदु अधिकारी के पास होम मिनिस्ट्री भी है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ सांठगांठ रखने वाले अफसरों को भी अब जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा आज 2 और पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया। असल में कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में छापेमारी के दौरान कैदियों के पास से स्मार्टफोन मिले थे। इस मामले में जेल सुपरिटेंडेंट और चीफ वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब कैदियों से मिले फोन के कॉल रिकॉर्ड की जांच हो रही है। जांच में अगर पुलिस वालों के नाम पाए गए तो उन्हें भी जेल भेजेंगे। अब बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया को संरक्षण देती थी, लेकिन उनकी सरकार आस्था का सम्मान करती है, विरासत को संजोती है और इसका असर दिखाई दे रहा है। योगी आज महाराजगंज में थे। उन्होंने 208 करोड़ के विकास योजनाओं की शुरुआत की। योगी ने कहा कि आज यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मॉडल का फर्क साफ दिखाई दे रहा है। सपा की सरकार सिर्फ तुष्टीकरण करती थी, एक ही मजहब के लिए पैसा खर्च करती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। मंदिरों का विकास हो रहा है, हर मंदिर चमक उठा है। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति और माफिया राज से फुर्सत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अब सब ठीक कर दिया है। यूपी में आज कोई माफिया सिर नहीं उठा सकता। अब बात प्रेसिडेंट ट्रंप की। 3 दिन के बाद आज डोनाल्ड ट्रंप चाइना से खाली हाथ वापस लौटे। आज दौरे का आखिरी दिन था। दोनों देशों के बीच किसी बड़ी डील का ऐलान नहीं हुआ। चीन ने ईरान को लेकर भी अमेरिका को सपोर्ट करने का कोई कमिटमेंट नहीं किया। शी जिनपिंग ने ट्रंप से यह वादा भी नहीं किया कि वो अमेरिका से सोयाबीन, तेल और गैस खरीदेंगे। अमेरिका से हाई एंड सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट पर भी चीन ने ट्रंप से कोई सॉलिड बात नहीं की। चीन दौरे में प्रेसिडेंट ट्रंप अपने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे टेस्ला, बोइंग और एप्पल के सीईओज को साथ लेकर गए थे। चीन के बिजनेस लीडर्स और प्राइम मिनिस्टर ली चियांग ने अमेरिकी बिजनेस लीडर से बात तो लंबी चौड़ी की, लेकिन यह कहकर टरका दिया कि चीन अपना बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने पर विचार करेगा। ताइवान को लेकर शी जिनपिंग ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी और साफ साफ कह दिया कि यह चीन का अंदरूनी मामला है। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट देगा तो दोनों देशों में जंग भी हो सकती है। जिनपिंग की वार्निंग के बाद ट्रंप ने ताइवान को हथियार बेचने का फैसला भी फिलहाल टाल दिया।